हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ऑडिटिंग के पार्ट 2 पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बेसिकली हम कंपनी ऑडिट से जुड़े हुए एमसीक्यूज के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है। पार्ट 1 आपको पहले से ही दिया जा चुका है जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग के लिए। यहाँ पर हम अगले 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अगर आप ईएमआरएस अकाउंटेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि कंपनी ऑडिट के पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि आपका सिलेबस में 40 मार्क्स का ही आना है, इसलिए आपका 2 से 3 क्वेश्चन। और जिन एग्जाम्स में जैसे एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट हो गया या यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर हो गया, वहां पर यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाई डैश डैश within the dash dash registration of the company by passing a valid resolution। यानी पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि कंपनी मतलब ऑडिट एंड ऑडिटर, अगर मैं बात करूं ऑडिट एंड ऑडिटर, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट के चैप्टर 10 में इससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं, है ना। अध्याय 10 में इससे रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं जो कि सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 148 तक है। ठीक है। तो अगर हम बात करें 139 में क्या है भाई, तो आपको ये सारे सेक्शंस याद होने चाहिए क्योंकि सेक्शन के नंबर से ही वो पूछ लेते हैं। ठीक है। तो आपको ये सारे सेक्शंस याद होने चाहिए। तो पहला सेक्शन आप बताएं। 139 सेक्शन क्या है भाई? 139 सेक्शन है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है। सेक्शन ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यानी अंकेक्षक का या लेखा परीक्षक का नियुक्ति या फिर पुनर्नियुक्ति। ठीक है भाई। अपॉइंट किया, 140 में क्या करेंगे? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, यानी या तो उसको हटाएंगे या फिर वो रिजाइन कर देगा। 141 में उसके बारे में बताया गया है कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, मतलब कौन ऑडिटर बन सकता है। 142 में बोला गया है कि ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी रेम्यूनरेशन की बात की गई है, पारिश्रमिक की बात की गई है। 143 में बात की गई है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, यानी शक्तियां क्या होंगी और उसके दायित्व क्या होंगे, कर्तव्य क्या होंगे। 144 में प्रोहिबिटेड सर्विस बताया गया है कि ये सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता। 145 में बोला गया है कि ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करेगा। 146 में बोला गया है कि ऑडिटर जनरल मीटिंग को अटेंड करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। ठीक है। 147 में पनिशमेंट की बात की गई है और 148 जो है वो आपके कॉस्ट ऑडिट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 128 जो है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 138 ये इंटरनल ऑडिट की बात करता है। ठीक है। सेक्शन 177 ये ऑडिट कमेटी की बात करता है। ठीक है। तो ये सेक्शन आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, ये सेक्शन आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए जिससे आपको आसानी हो सके एग्जाम में चीजों को रिकॉल करने के लिए। ठीक है। तो चलिए तो इस अब देखो ये पूछा गया है अपॉइंटमेंट से लेकर के। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट का सेक्शन कौन है, कौन सा है? सेक्शन 139। ठीक है। अब 139 में देखो अपॉइंटमेंट जब आप पढ़ें तो दो चीजें आप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी और एक पढ़ते हैं क्या, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, यानी सरकारी। ठीक है। फिर आप उसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑडिटर है कि सबसीक्वेंट ऑडिटर है। ठीक है। अगर वो फर्स्ट ऑडिटर है तो उसका अपॉइंटमेंट कौन होगा, ये पूछा गया है। ये देखिए,
फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी। तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंटमेंट करेगा? उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कितने दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे भैया? तो 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। ठीक है, आपने नोट्स रखा होगा सामने तो आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं वहां से। सबसे फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन अपॉइंट करेगा? सी एंड एजी अपॉइंट करेगा। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल होते हैं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाते, तो फिर कौन? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। कहां पर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, असाधारण सामान्य सभा में 90 दिन के अंदर। ठीक है, तो 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसके बाद फिर 90 दिन के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिटर अपॉइंट करेगा मेंबर्स। ठीक है, और यहां पर सी एंड एजी अपॉइंट करेगा। 60 दिन के अंदर नहीं कर पाया तो अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और फिर ये भी नहीं कर पाए तो अगले 60 दिन में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। और रही बात सब्सीक्वेंट ऑडिटर की, ध्यान रखना, अगर सब्सीक्वेंट ऑडिटर की बात करें, फर्स्ट ऑडिटर यानी कंपनी बनी है और उसके बाद जो पहला ऑडिटर आया वो फर्स्ट ऑडिटर है। फिर उसके बाद, अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर कब तक रहेगा? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट से लेकर के फर्स्ट एजीएम तक, ठीक है, वो अपने पद पर रहेगा, क्योंकि एजीएम पे सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, यानी पश्चातवर्ती लेखा परीक्षक। कौन अपॉइंट करेगा? देखो, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, गैर सरकारी कंपनी है, तो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर एजीएम में अपॉइंट करेंगे और वो 6th एनुअल जनरल मीटिंग तक अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो ध्यान रखना कौन अपॉइंट करेगा? सी एंड एजी अपॉइंट करेगा। कितने दिन के अंदर? 180 दिन के अंदर। कहां से? फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले, यानी 1 अप्रैल से लेकर 180 दिन गिने जाएंगे, और उसमें आपको सी एंड एजी साहब जो हैं वो क्या करेंगे? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे, जो कि अगले एजीएम तक पद पर बना रहेगा, सरकारी कंपनी है तो। सर अदर मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहले एजीएम पे आएगा 5 साल के लिए, और सरकारी कंपनी में हर साल अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये पहला हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, पहले तो पकड़ना है कौन सी कंपनी है। अगर कुछ नहीं बोला है तो उसको नॉन गवर्नमेंट मान लेना। फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहे हैं, कितने दिन के अंदर कौन करेगा भाई? फर्स्ट ऑडिटर है तो कौन करेगा? सी एंड एजी। देखो, सरकारी कंपनी के केस में तो दोनों ही केस में सी एंड एजी करेगा। अगर फर्स्ट कंपनी है तो 60, मतलब फर्स्ट ऑडिटर है तो 60 डेज के अंदर, और अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो 180 डेज के अंदर करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस केस में सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो देखो, यहां मैंने अभी आपको बताया है यही चीज। सिक्सटी डेज। ठीक है, कोई डाउट नहीं हो। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग lesser than the specified amount, that is less than dash dash, the auditor shall report the matter to the audit committee constituted under section 177 of Companies Act 2013। बताइए, कौन से, मतलब कितने अमाउंट से कम का अगर है तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। तो देखो, एक है कंपनीज एक्ट का, अभी मैंने बात करी सेक्शन 143। ठीक है, इसमें पावर्स एंड ड्यूटीज दी गई हैं। ऑडिटर के शक्तियां और उसके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है इस धारा में, और इस धारा की एक उपधारा है सेक्शन 143 सब सेक्शन 12। और यहां पे कहा गया है कि अगर फ्रॉड के बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, फ्रॉड के बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है, से कम, तो ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसको? ऑडिट कमेटी को सूचित करेगा कौन? ऑडिटर। ठीक है, ऑडिट कमेटी का सेक्शन 177। ठीक है,
और अगर 1 करोड़ और मोर है तो फिर वो क्या करेगा भाई, तो फिर वो पहले कंपनी के बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा, फिर बोर्ड का जवाब आएगा और उस जवाब पर अपनी वो प्रतिक्रिया लिख करके किसको भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को भेजेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑडिट कमेटी को कब बताएगा, 1 करोड़ से कम के केस में। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। आखिरी में होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो है आपके अक्सर एग्जाम में आता है, ये फ्रॉड वाला सेक्शन, ये रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। 1 करोड़ से अधिक है तो ऑडिटर क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑडिट कमेटी को 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करेगा और बोलेगा कि कृपा पूर्वक 45 दिन के अंदर आप रिप्लाई करके बताएं। अगर 45 दिन में रिप्लाई मिल जाता है तो वो अगले 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लिखेगा, रिप्लाई लिखेगा और उस पर अपने कमेंट लिखेगा कि रिप्लाई ठीक है, गलत है, उसको कैसा लग रहा है। और अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेगा और इस बात को मेंशन करते हुए लिखेगा कि सर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है हमें। ठीक है, और अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को बताएगा और बोर्ड रिपोर्ट में उस फ्रॉड को डिस्क्लोज करना है, क्या क्या, कितना अमाउंट का फ्रॉड है, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है और क्या क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रॉड डैश डैश और अबव हैज टू बी रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिसाइजली टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी को नहीं बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका कंपनीज का जो मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके सेक्रेटरी को बताना है। और फॉर्म नंबर कौन सा है, ADT4। इस फॉर्म नंबर में बताना है कितने से, 1 करोड़ या उससे अधिक की राशि अगर होगी तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेक्शन कौन सा है, ध्यान रखना 143 सबसेक्शन 12। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, एज पर सेक्शन डैश डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी shall sign the auditor's report or sign the or certify other document of the company in accordance with the provision of section 141 subsection 2। तो बताइए कौन से सेक्शन में ऑडिटर को साइन करने के लिए बोला गया है, बताएं जी, कौन से सेक्शन में बोला गया है कि ऑडिटर महोदय जो है वो सिग्नेचर करेंगे। तो आप चलिए 141 में तो क्या बोला गया, अभी मैंने आपको बताया था 141 में क्या बोला है, 141 में बोला है कि हे ऑडिटर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, डिसक्वालिफिकेशंस क्या होंगे, यानी कौन ऑडिटर बनने के लिए काबिल है। 142 में बोला गया है कि रेम्यूनरेशन कौन तय करेगा, क्या होगा। फिर 143 में क्या बोला गया है, 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज अभी हमने बात की। 144 में तो प्रोहिबिटेड सर्विसेज बोला गया है कि ये सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकता। तो बचा कौन सा, 145, इसमें बोला गया है कि हे ऑडिटर जी आप साइन करेंगे ऑडिट रिपोर्ट पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डैश डैश डील्स विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। आप लोगों को बहुत सारा डाउट है कि सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ना है। देखो भाई पढ़ना नहीं, सिर्फ अगर आप नाम याद रख सके ना, जैसे जो सीरीज है ऐसे 200 की सीरीज है, ठीक है, ऐसे 300 में तो 4 ही है, ऐसे 500 की सीरीज है। अगर आप इतना याद रख लेना तो आई थिंक हो जाएगा काम। फिर भी आप एक बार आप यूट्यूब पे ट्रिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको ट्रिक्स आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको नाम याद रहेगा थोड़ा सा, बस उससे काम हो जाना है। ठीक है, तो बात करें ऐसे 200 पूछा गया है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, ये कौन से ऐसे में है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऐसे 200। ऐसे 200 है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट। ठीक है, अब ऐसे 210 किसका है, तो इसको आप इंगेजमेंट से याद रख सकते हैं, ये है एग्रीइंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ठीक है, ऑडिट इंगेजमेंट 21 साल में इंगेजमेंट हो जाती है ना, मतलब जिनकी हो जाती है, जो शादी के लिए जल्दबाजी करते हैं। ठीक है, फिर 220 क्या है भाई, ये है आपका क्वालिटी कंट्रोल का है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और 230 क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, 230 क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, अगला Section of Companies Act lays down the civil liability of promoters, directors and other person authorizing the issue of prospectus directors and other person authorizing the issue of prospectus including auditors for misstatement। ठीक है, देखो ये सेक्शन आपके डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑडिटर का जिक्र आ गया है, ठीक है, इसलिए ये आपको बोलता है कि सिविल लाइबिलिटी, देखो लाइबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है सिविल लाइबिलिटी, एक होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, सिविल लाइबिलिटी में आपको जेल नहीं होती, क्रिमिनल लाइबिलिटी में आपको जेल हो जाती है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के दो सेक्शन है। ठीक है, एक है आपका सेक्शन नंबर 34 और एक है आपका सेक्शन नंबर 35। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 34 बात करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, और सेक्शन नंबर 35 की क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 35 बात करता है भैया आपका सिविल लाइबिलिटी। और ये दोनों लाइबिलिटी होती है भाई, अगर आपने कोई देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई, प्रोस्पेक्टस एक ऑफर डॉक्यूमेंट है भाई, कंपनी को शेयर इशू करना है तो ऑफर देती है कंपनी। ठीक है, और उसी में अगर आपने फ्रॉड किया है, उसी में जो जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया है उन लोगों ने ही उसमें गलत कुछ रिपोर्ट दे दिया, ठीक है, फ्रॉड कर दिया, तो भाई फिर क्या होगा, फिर तो उनको हवा और लात दोनों मिलेगी, यानी हवालात की यात्रा करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या करेंगे, जो भी प्रमोटर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, या फिर जो भी ऑडिटर्स हैं, उन सभी को क्या कर दिया जाएगा, उनकी सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों ही तय करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी का बोला है एंड सेक्शन 35 में सिविल लाइबिलिटी के बारे में बोला गया है। तो इसका जवाब क्या होगा, सिविल लाइबिलिटी पूछा तो सेक्शन नंबर 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन of Companies Act, an auditor can render services as approved by board of director or the audit committee. He cannot render consulting and specialized service। तो बताइए ऑडिटर कौन से सेक्शन के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूव सर्विस दे सकता है, लेकिन वो कंसल्टेंसी मतलब जो सेक्शन 144 में बोली गई है सर्विसेज वो ऑडिटर नहीं दे सकता। जैसे बुक कीपिंग, अब ऑडिटर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कर बना रहा है और सर्विस भी दे रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, फिर 143 पावर्स एंड ड्यूटीज, 142 बताओ रेम्यूनरेशन, 145 बताओ 145 क्या है, 145 अभी मैंने आपको रिवाइज कराया है, ऑडिटर कौन साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट डज नॉट एक्सक्लूड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी टू रेंडर सर्विसेज ऑफ, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 144 सांविधिक लेखा परीक्षक की को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल नहीं करती, मतलब इन चार में से कौन सी सर्विस है जो ऑडिटर दे सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिल्कुल नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हरगिज नहीं, एक्चुरियल सर्विस बिल्कुल नहीं, ब्रांच ऑडिटर, देखो ऑडिटर जो है मेन ऑडिटर आपका ब्रांच ऑडिटर भी बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, इन केस ऑफ कंपनी ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू द, जब कंपनी के मामले में जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है वो किसे संबोधित करके बनाई जाती है, भाई ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा तो किसे संबोधित करके देगा। तो एक बात बताओ, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं कौन, शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो फिर ऑडिट रिपोर्ट भी किसको संबोधित करते हुए जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को संबोधित करते हुए जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, a person shall not be appointed as an auditor if he has been convicted by court for an offense involving fraud and the period of dash dash has not been elapsed since such conviction। भाई एक बंदा है जो फ्रॉड का दोषी है, ठीक है, तो अब बताओ ये कौन सा सेक्शन है, बताओ ये कौन से सेक्शन में जाएगा, ये जाएगा सेक्शन 140
रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रेजिग्नेशन स्वेच्छा से दिया जाता है और रिमूवल में आपको धक्के मार के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो बताइए, अगर किसी ऑडिटर के ऊपर ऐसा इल्जाम है कि वो फ्रॉड का दोषी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा भाई? कितने, मतलब फ्रॉड का दोषी है और जो सजा है उस टाइम पे तो वो नहीं बनेगा, सजा बीतने के बाद कितने साल तक उसे ऑडिटर बनने का हक नहीं होगा। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं प्रोविजन सेक्शन के। टेन टेन कहाँ गया? रेजिग्नेशन 140, उसके बाद अच्छा देखो, दो चीजें हैं। एक, ऑडिटर को रिमूव किया है ट्राइब्यूनल ने, ठीक है। ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है कि कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जिस दिन से रिमूव हुआ है उसके 5 साल तक वो क्या बन पाएगा? ऑडिटर नहीं बन पाएगा। ये तो ठीक बात होगी। दूसरे केस में अगर हम आए, किधर गया वो प्रोविजन? एक मिनट में ले रहा, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था। डिस्क्वालिफिकेशन पे तो नहीं है। एक मिनट, 141 पे देख लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे धोखाधड़ी से जुड़े अपराध के लिए, ये डिस्क्वालिफिकेशन है उसका, ठीक है। वो ऑडिटर, मान लो एक मतलब एग्जांपल लो, राम है, ठीक है। राम ने कहीं फ्रॉड किया, ठीक है। फ्रॉड किया तो उसको क्या हो गई? जेल हो गई या सजा हो गई, ठीक है। अब राम जो है वो किसी कंपनी में ऑडिटर बनना चाहता है, तो भाई जिस टाइम के लिए वो जेल में है उस टाइम पे तो बन नहीं सकता। उसके बाद भी आएगा तो कितने, 10 साल उसे और इंतजार करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मानना है कि 10 साल में शायद उसका दिल बदल जाए, ठीक है, उसके बाद ही ऑडिटर बन सकता है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन में दिया गया है, सेक्शन 141 में दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? 10 साल। ट्राइब्यूनल ने हटाया हटाया होता तो कितने साल इंतजार करना पड़ता? 5 साल, ठीक है। अगला, अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय, कौन, मतलब किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर सेक्शन 140, ठीक है, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। तो कौन हटा सकता है? तो देखो भाई, जो हटाने की अल्टीमेट अथॉरिटी है वो है शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। आइए ये भी देख लेते हैं क्या बात है इसमें। देखो भाई, 140(1) में ऑडिटर क्या कर रहा है भाई? ऑडिटर को रिमूव करने की बात कर रही है। कैसे रिमूव कर सकते हैं? देखो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें होगा क्या, समझना। देखो बात क्या होगा, पहले ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक प्रस्ताव पारित करेंगे, ठीक है। प्रस्ताव पारित करने के 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा उनको? एडीटी 2 में, एडीटी 2 फॉर्म नंबर है ये, एडीटी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट, हम इस ऑडिटर को, हम अपने दरिंदे ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं क्योंकि वो, उसकी हरकतें हमें ठीक नहीं लग रही हैं। हो सकता है वो फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व हो या फिर वो ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहा, ऑडिट वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है। आता है हमारे अकाउंटेंट को कूट के चला जाता है, ठीक है। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एडीटी 2 में अप्लाई करेंगे, ठीक है। एडीटी 2 में अप्लाई करने के बाद
आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मिलेगी? परमिशन मिलेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है, ठीक है, तो 60 दिन के अंदर आपको क्या करना है? मीटिंग बुलानी है शेयर होल्डर्स की, और उस मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, विशेष प्रस्ताव पारित करना है। विशेष प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 की मेजोरिटी, ठीक है, तो हटा पाएंगे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मान लो यहां तक सारा काम हो गया, बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दी, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया तो ऑडिटर कैन नॉट बी रिमूव, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस सवाल का सही जवाब मेरे हिसाब से होगा क्या? शेयर होल्डर्स के पास अंतिम शक्ति है। अगला, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज फिक्स्ड। देखो कौन फिक्स करता है? सरकारी कंपनी। देखो पहला ऑडिटर है, अगर फर्स्ट ऑडिटर, तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में जो भी अपॉइंट करेगा, ठीक है, यानी अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो C&AG। लेकिन सब्सीक्वेंट ऑडिटर के केस में कौन रेम्युनरेशन फिक्स करेगा? कंपनी इन जनरल मीटिंग, यानी कंपनी इन जनरल मीटिंग का मतलब है शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलो, एज पर सेक्शन 140, सेक्शन 140 क्या है भाई? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 मे बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय ओनली बाय ऑफ कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग इज प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बताइए कौन सा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रस्ताव मतलब स्वीकृति मिलने के बाद कौन सा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पारित करना पड़ेगा, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज आपको क्या करना पड़ेगा? विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन एन ऑडिट कमेटी शैल हैव मिनिमम डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 177 कहता है कि ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? तो ध्यान रखना, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कितने? मिनिमम 3। और इसमें कितना मेजोरिटी जो है, बहुमत, वो किसका होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना चाहिए, स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पे रुक करते हैं। Which section of Companies Act governs provisions relating to duty of auditor to attend general meeting? बताओ 144 प्रोहिबिशन, 145 में क्या है? 145 बोलो बोलो सिग्नेचर, 146 ऑडिटर महोदय आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, 147 पेनाल्टी का है। मीटिंग में आने से रिलेटेड क्या प्रोविजन है? कि ऑडिटर खुद जाएगा, अगर खुद नहीं जा पाया तो फिर एक बंदे को भेजेगा अपने जगह पर, रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा जो खुद ऑडिटर बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स डैश डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे IOCL हो गया, BHEL हो गया, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन केस में C&AG जो है क्या करता है? ऑडिट करता है, ठीक है। तो C&AG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है। तो इसके संबंध में कहां से कहां तक प्रावधान दिए गए हैं? तो इसके संबंध में प्रावधान तो दिए गए हैं, वो दिए गए हैं सॉरी आर्टिकल अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में प्रावधान दिए गए हैं C&AG से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। तो बात करते हैं 148 में क्या कहा गया है, सॉरी सेक्शन में बार बार लिख रहा हूँ, अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 कहा गया है और C&AG का अपॉइंटमेंट के बारे में। ध्यान रखना C&AG अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक 60 डेज 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स तक अपने पद पर रह सकता है, ठीक। 149 में क्या बोला गया है? पावर्स ऑफ C&AG। 150 में बोला गया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और 151 में बोला गया है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। C&AG प्रेसिडेंट महोदय अपॉइंट करेंगे उसे, ठीक है।
तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, इतना ही है। अगला, which section of Companies Act 2013 provided the auditor of the company shall all times shall have right to access the books of accounts voucher and company। तो पावर्स की जब बात आएगी ना, पावर्स की बात आएगी तो सेक्शन 143, और सेक्शन 143 की धारा 1 कहती है कि ऑडिटर को ये अधिकार होगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ कंपनी को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेक्शन 143। थोड़ा सा सेक्शन 143 के बारे में देख लेते हैं हम, आइए जरा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स जो कंपनी के होंगे वो चाहे रजिस्टर ऑफिस में रखा हो चाहे कहीं पे भी रखा हो, ठीक है, वो उसको देखने का अधिकार होगा। अब ऐसा नहीं होगा वर्किंग टाइम पे ही देख सकता है। अब ऐसा नहीं कि मतलब ऑफिस का टाइम है 10 से 5 बजे तक, ऑडिटर रात में 3 बजे फोन लगा रहा है कि यार मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है, ऐसा नहीं। सब्सिडरी कंपनी के भी देख सकता है अगर उससे कंसोलिडेशन से रिलेटेड है तो। रिपोर्टिंग ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर साहब रिपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ऑडिटर को बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए हैं कि नहीं, मतलब ब्रांच की रिपोर्टिंग ठीक से की गई है कि नहीं, बैलेंस शीट ठीक से है कि नहीं, सब कुछ देखना होता है ऑडिटर को। जो भी उसको गलत लगता है उसके बारे में वो क्वालिफिकेशन देता है। ठीक है, भाई यहाँ यहाँ गड़बड़ मुझे लगने के चांसेस हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपसे सवाल ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, कमेंट करके बताइएगा। डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या है, किस डेट को आईसीएआई बना था। ठीक है, तो उसने कॉन्स्टिट्यूट करी थी ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी कब बनाई थी, तो इसका सही जवाब है सन 1982 में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी का नाम बदल करके कर दिया गया है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, उसके अलावा एक और कमेटी है, मतलब एक और बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस ऑडिटिंग से रिलेटेड है, और ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड यानी लेखांकन मानक बोर्ड जो है, ये बनाया गया था 21 अप्रैल यानी 1977। ठीक है, आईसीआई का बताइएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। C&AG shall dash from the date of receipt of audit report shall have right to conduct supplementary audit of financial statement of company। C&AG अभी देखो गवर्नमेंट कंपनी है, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट किसको देगा, C&AG को भेजेगा। C&AG रिपोर्ट मिलने के कितने दिन के अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट का आदेश दे सकता है, तो बताओ जी कितने दिन के अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट का आदेश दिया जा सकता है। तो इस केस में जवाब क्या होगा बताओ, इस केस में जवाब होगा 60 डेज। ठीक है, चलो देख भी लेते हैं। Supplementary audit within 60 days of the receipt of audit report by C&AG shall have right to order the supplementary audit। supplementary audit का मतलब क्या है, ऑडिट हो गया है कुछ चीज़ों में, C&AG को लगता है कि यहाँ पर और करने की जरूरत है। ठीक है, सप्लीमेंट यानी होता है पूरक ऑडिट, अनुपूरक लेखा परीक्षा। ठीक है, तो वहां पर 60 दिन के अंदर ऑडिटर मतलब C&AG आदेश दे सकता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडिन। यूडिन एक बड़ा एक नंबर होता है, ठीक है, जो 18 डिजिट का होता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। ये यूडिन का फुल फॉर्म क्या है, यूडिन का फुल फॉर्म होता है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। भाई सीए लोग जो है बैलेंस शीट पे साइन करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट पे, सर्टिफिकेट पे, फिर बहुत सारे लोग सीए नहीं होते थे वो भी फर्जी साइन कर लेते थे। तो ये सीए इंस्टीट्यूट लेके आया कि भाई जब सीए साइन करेगा किसी भी सर्टिफिकेट पे या किसी भी ऑडिट रिपोर्ट पर, तो सीए अपना एक नंबर देगा यूनिक, उस डॉक्यूमेंट का एक यूनिक नंबर होगा। ठीक है,
और जिसके लिए जाएगा, जो चेक करना चाहेगा, वो उस डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकता है कि भाई ये सीए ने ही साइन किया है या नहीं। तो फर्जी वाले लोगों को रोकने के लिए ये लाया गया। ठीक है, तो सीए जो है साइन करने के कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर क्या करेगा, वो यूडिन जनरेट करेगा अपने पोर्टल पे और वो डॉक्यूमेंट में नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, चल अगला, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स आर कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। भाई कौन से प्रोविजंस कौन से चैप्टर में कवर है? भाई ऑडिट एंड ऑडिटर का तो मैंने बताया, कौन सा, शुरू में ही बताया क्लास में, अगर आपने सुना हो ध्यान से तो चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 ये किसकी बात करता है भाई, ये बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी, यानी ऐसे समझ लो अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के लेखे। चैप्टर 11 किसकी बात करता है, ये अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात करता है। और चैप्टर नंबर 12 किसकी बात करता है, ये मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। ठीक है, इसकी बात करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया पहले केस का, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कंपनी शैल फाइल कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। बताइए सेक्शन 148 क्या है कॉस्ट ऑडिट से जुड़ा हुआ? कॉस्ट ऑडिटर, ऑडिट कौन कर सकता है भाई? कॉस्ट ऑडिटर करेगा। और कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है? जिसके पास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, वो कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। तो चलिए जल्दी से एक बार सेक्शन 148 पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। आइए 148 की बात करते हैं, कॉस्ट ऑडिट। तो भाई जो प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहां पे कॉस्ट ऑडिट, या फिर सर्विसेज में है वहां पर कॉस्ट ऑडिट आ सकता है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट के लिए ये प्रोविजन है किन किन के लिए एप्लीकेबल है, उस पर आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। रेमुनरेशन कौन होगा भाई? रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा? ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे और उसको शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। ठीक है, कंपनी शैल इंटीमेट, अगर देखो सुनो बात क्या है, आप कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, फॉर्म नंबर CRA 2 किसके अपॉइंट करने के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। ठीक है, या फिर 180 दिन के अंदर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल विच एवर इज अर्लियर, यानी बोर्ड मीटिंग, जिस बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट किया उसके 30 दिन के अंदर, या फिर फाइनेंशियल शुरू होने के 180 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, यानी 30 सितंबर से पहले कुल मिला के आपको बताना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसे कॉस्ट ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ध्यान रखने वाली बात यह है। फिर रिपोर्ट बोर्ड, भाई कॉस्ट ऑडिटर किसको रिपोर्ट देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, क्योंकि अपॉइंट इन्होंने ही किया। ठीक है, कौन से फॉर्म में देगा? CRA 3 में देगा। कितने दिन के अंदर? फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के 180 दिन के अंदर। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर किसको रिपोर्ट भेजेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेंगे। कौन से फॉर्म में? CRA 4 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि कंपनी शैल फाइल कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बताओ कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड, सरकारी कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो देखो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें मिनिमम 51% शेयर किसका हो? सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का हो, या फिर कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का हो। ठीक है, तो वो बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी, यानी सरकार का शेयर होल्डिंग उसमें 51% से अधिक की होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी अगर हम बात करें सेक्शन 2 क्लॉज 17, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है भाई। ठीक है भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही ऑडिटर बना सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन बताया गया है कि जो सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर हो, जिसके पास सीए की डिग्री हो, प्रैक्टिसिंग मेंबर हो। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में किसकी बात की गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी की बात की गई है। और सेक्शन 2 क्लॉज 40 में किसकी बात की गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 40 में बताओ किसकी बात की गई?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। बैलेंस शीट आती है कंपनी के लिए, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर वो नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर तीसरा क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है। और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, यानी कोई एक्सप्लेनेटरी नोट्स है वो भी यहां पर आएगा, ध्यान रखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट 1% कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है, और डोरमेंट कंपनी यानी जो कंपनी काम धंधा नहीं कर रही उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सबको ये 5 आइटम्स आएंगे, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स, ठीक है, ये चीजें आएंगी, ठीक है। और पब्लिक कंपनी का क्या है भाई, पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 71। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, कौन सा इसमें एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी का हिस्सा होगा। एनुअल रिपोर्ट यानी कंपनी की तरफ से जो एनुअल रिपोर्ट भेजी जाती है शेयर होल्डर्स को, भाई साल भर का हिसाब किताब, उसमें आगे का विजन वगैरह सब कुछ बताया जाता है। तो देखो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, उसमें ऑडिटर रिपोर्ट होगी, ठीक है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होगी, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बताएंगे ऑडिटर, मतलब कि हमने ये काम किया है, हमने ऐसा काम किया है, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं, चेयरमैन का भी होता है उसमें, जो भी बकवास करते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगर आपका ये मारियस अकाउंटेंट का है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे और भी कई पार्ट्स के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगी, और भी आपको इनकम टैक्स के वीडियो, ठीक है, इसके अलावा कुछ और कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक। थैंक यू सो मच।